हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? पढ़ लिख रहे हैं या नहीं? ध्यान से पढ़िएगा। आज का जो ये वीडियो है आपका वीडियो लेक्चर, इसमें आपको जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपका पिछला आपने पढ़ा था आइडियल एंड प्रैक्टिकल डायोड, उसी के आगे का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है डायोड कैपेसिटेंस। ठीक, कैपेसिटेंस। अब दिमाग में ये बात आ रही होगी कि कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होता है आप सब ने बेसिक स्तर पे फिजिक्स में पढ़ा होगा। कैपेसिटेंस जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ठीक है, सी मतलब कैपेसिटेंस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कैपेसिटर को संधारित्र। ठीक है, कैपेसिटेंस के अंदर क्वालिटी होती है क्या? चार्ज स्टोर करने की। ठीक है, चार्ज स्टोर करने की जो क्वालिटी होती है वो कैपेसिटर के अंदर होती है। ठीक, सेम वही चीज हम पढ़ने जा रहे हैं डायोड में, कि डायोड में किस तरीके से कैपेसिटेंस डेवलप होता है। ठीक है, यही चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो सिंपल जो कैपेसिटेंस आप पढ़ते हैं, ठीक है, कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, C = Q/V, ये पढ़ा है ना। C कैपेसिटेंस, Q चार्ज, V क्या है? V क्या है? वोल्टेज। ठीक है, यानी जो चार्ज स्टोर करने की प्रॉपर्टी है, ठीक, वो कहलाती है क्या? कैपेसिटेंस। ठीक है, यही चीज हम डायोड के केस में देखेंगे कि कैपेसिटेंस किस तरीके से डेवलप होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, डायोड की बायसिंग दो तरीके से होती है, आपको बताया था हमने, रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग। दो तरीके का कैपेसिटेंस डेवलप होता है डायोड में। एक होता है रिवर्स बायसिंग में, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, और रिप्रेजेंट करते हैं C सफिक्स में T से। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस और बैरियर कैपेसिटेंस या डिप्लेशन रीजन कैपेसिटेंस। ये चारों एक ही नाम है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि आपके एग्जाम में, आपके कंपटीशन में ये किसी भी नाम से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस, बैरियर कैपेसिटेंस और डिप्लेशन रीजन कैपेसिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड टर्म में हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, इन फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस डायोड के केस में क्या होता है, यहाँ पे जो कैपेसिटेंस अपीयर होता है उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटेंस या C सफिक्स में D। ठीक है, और स्टोरेज कैपेसिटेंस। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, क्या होता है इसमें, ये देखिए ध्यान से। रिवर्स बायस का केस क्या होता है, जब हम, ये P है आपका, N है, ठीक, यहाँ पे हम P पॉजिटिव N निगेटिव, यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं P को माइनस, N को प्लस से। ठीक है, ये जो कनेक्शन किया हमने, ये कौन सा कनेक्शन है? रिवर्स बायसिंग का है। रिवर्स बायसिंग में हम क्या कनेक्ट करते हैं? P साइड को निगेटिव से और N को पॉजिटिव से। ठीक है, इतना समझ में आया? इस केस में होता क्या है? इस केस में होता है प्लस माइनस, ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं, माइनस प्लस अट्रैक्ट करते हैं, और ये जो मोमेंट होती है, ये मोमेंट इस तरफ होती है करंट की, इधर इस तरफ होती है। ठीक, इन मोमेंट के कारण जो ये आपका डिप्लेशन लेयर है, इसकी विड्थ बढ़ती है, ये हम बता चुके हैं। जब विड्थ बढ़ती है तो यहाँ पे क्या होता है, आपने C पढ़ा है = Q/V। ठीक है, ये विड्थ बढ़ेगी, स्पेस बढ़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक कैपेसिटेंस डेवलप होगा जो चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन वोल्टेज dQ/dV के रेशियो के बराबर होगा। dQ/dV क्यों लिखा है? जब ये इंक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक रेट चेंज होगा ना, d/dV, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो चार्ज में चेंज अपॉन जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है उसमें चेंज, तो ये कहलाता है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। डेवलप कब होता है? रिवर्स बायस के केस में, जब इसकी विड्थ बढ़ती है तभी तो हम चेंज कैलकुलेट करेंगे, जगह होगी तभी तो उसमें चेंज होगा। इसीलिए dQ/dV ये फार्मूला होता है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का। क्योंकि ये बैरियर है इसीलिए इसे बैरियर कैपेसिटेंस बोलते हैं।
डिप्लेशन रीजन ये बनता है, बोलते हैं डिप्लेशन रीजन कैपेसिटेंस, ठीक है, स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस, चार्ज अपॉन वोल्टेज, ठीक, इसीलिए इनके ये चारों नाम हैं। समझ में आया? रिवर्स बायस के केस में डेवलप होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरे पे आ जाइए, इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या आ रहा है? डिफ्यूजन या स्टोरेज कैपेसिटेंस, ठीक है। ये कैसे डेवलप होगा? फॉरवर्ड बायस का कनेक्शन हम कैसे करते हैं? यहां पे देखिए, ये P है, ये N है, ठीक। यहां पे हम इस तरीके से बैटरी लगाते हैं, प्लस माइनस, ठीक है। P को पॉजिटिव से, N को निगेटिव से, तो इसमें क्या होगा? प्लस प्लस रिपेल करेंगे और यहाँ माइनस माइनस रिपेल करेंगे, तो डायरेक्शन इनवर्ट रहेगी। इस केस में क्या होता है? जो डिप्लेशन लेयर है उसकी विड्थ कम होती जाती है, ठीक है, कम होती जाती है। और अगर ये प्रोसेस जारी रहती है या हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो उस केस में क्या होगा? ये जो विड्थ है, ये विड्थ डिप्लेशन लेयर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक होने पे क्या होगा? डिफ्यूजन, रिवर्ट ध्यान से देखिएगा, जो भी चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, होल है, वो डिफ्यूज होने लगेंगे, एक दूसरे से जुड़ने लगेंगे, तो उससे जो कैपेसिटेंस अपीयर होगा उसको हम बोलते हैं CD या डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, ठीक है। और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो है इसी को हम बोलते हैं क्या? स्टोरेज कैपेसिटेंस, ठीक है। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए 10 सेकंड के लिए। देख लिया? ये डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो है इसका भी एक फार्मूला होता है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। वो फार्मूला होता है टाउ इंटू आई एफ, ये इंटू है, टाउ इंटू आई एफ अपॉन नीटा इंटू वीटी। ये फार्मूला आपका होता है किसका? डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का, जो कि अपीयर होता है फॉरवर्ड बायस केस में, जब डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होती जाती है उस केस में ये अपीयर होता है। यहाँ पे टाउ क्या है? ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम सिलिकॉन के लिए अलग, जर्मेनियम के अलग 1 2 ये लेते हैं। आई एफ क्या है? फॉरवर्ड करंट है। नीटा जो है सॉरी, ये वीटी जो है आपका वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर है। नीटा यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए अलग अलग लेते हैं, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, टाउ जो है ये भी हमने कांस्टेंट बताया, ये कांस्टेंट कहलाता है मीन लाइफ टाइम ऑफ कैरियर, मीन लाइफ टाइम ऑफ कैरियर। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड मीन लाइफ टाइम ऑफ कैरियर, ठीक है। This constant is having different value for silicon and germanium, ठीक। तो इनकी वैल्यूज पुट करके फॉरवर्ड करंट, वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर V सफिक्स में T, ये पुट करके हम CD की वैल्यू निकाल सकते हैं या डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की। आपके लिए जानना सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि डिफ्यूजन कैपेसिटेंस क्या होता है, कब अपीयर होता है, डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है, और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है, कब अपीयर होता है, और डायग्राम किस तरीके से हम बनाते हैं, जैसा हमने पिछला बनाया था रिवर्स बायसिंग में। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिशन क्या है, डिफ्यूजन क्या है, और ये कैपेसिटेंस कैसे अपीयर होते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई आपको? ये चीजें नोट करने वाली हैं। इसके 2 अलग अलग नाम हैं, ये दोनों, इसके 4 अलग अलग नाम हैं। क्यों होते हैं ये हमने आपको बताया, एक फार्मूला ट्रांजिशन का और एक डिफ्यूजन का, ठीक। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक, लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। आई एफ आपका है फॉरवर्ड करंट, ठीक है। ये नीटा जो है आपका है कांस्टेंट, वीटी क्या है? वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक।
इतनी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ये आज आपका टॉपिक ये कंप्लीट हो रहा है डायोड कैपेसिटेंस का, ठीक है। इसको मैं 20 सेकंड के लिए हट रहा हूँ, आप ध्यान से इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके नाम तो जरूर नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया बेटा। आज एक टॉपिक मैं आपको और पढ़ाऊंगा इसमें जो इसी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। डायोड रेजिस्टेंस, एक आपकी क्लास ली थी, उस क्लास में हमने आपको बताया था कि लाइव क्लास में कि डायोड रेजिस्टेंस क्या होते हैं या डायोड में किस तरीके से रेजिस्टेंस आते हैं, ठीक है। हम कैसे उन्हें कैलकुलेट करते हैं, किन फार्मूले का यूज करते हैं, ठीक। तो वही चीज हम आज आपको बताने जा रहे हैं। डायोड ये कैपेसिटेंस था, अब जो आप पढ़ेंगे वो है डायोड रेजिस्टेंस, ठीक है। डायोड रेजिस्टेंस जैसा हमने आपको बताया था क्लास में, ये भी दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं डीसी और स्टैटिक रेजिस्टेंस, दूसरे को बोलते हैं एसी और डायनेमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। दो टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं जिन्हें हम कैलकुलेट करते हैं। डीसी और एसी का मतलब क्या है, आपको पता है डीसी स्टैटिक होती है, एसी डायनेमिक होती है। घरों में आप जो सप्लाई यूज करते हैं वो एसी होती है, दैट इज कॉल्ड एसी इज फ्लक्चुएटिंग इन नेचर, ठीक। ये कांस्टेंट नहीं होती है। आप जब ग्राफ बनाएंगे डीसी के लिए बनाएंगे तो आप एक कांस्टेंट लाइन रहेगी, और यही ग्राफ आप जब एसी के लिए बनाएंगे तो यहाँ पे आपको साइन वेव मिलेगी, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। ये आपको साइन वेव मिलेगी, एम्पलीट्यूड टाइम। ये एसी है, ये डीसी है। आप देख सकते हैं अगर हमें डीसी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो हम किसी भी, जैसे हमने ग्राफ बनाया, ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास एक ग्राफ है V और I के बीच में, ठीक है। मतलब वोल्टेज हम जो दे रहे हैं, वोल्टेज और करंट, इसके बीच में हमारे पास ग्राफ है, लीनियर ग्राफ। हमें क्या करना है, इसमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हम सिंपली, ठीक, R इक्वल टू I इक्वल टू V बाई आर, ओम्स लॉ आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे I और V की वैल्यू पुट करके R की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो R की वैल्यू आती है यही है डीसी और स्टैटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। बट डायनेमिक में क्या होता है, डायनेमिक में हमें पता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रेजिस्टेंस नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग नेचर का है। अब यहाँ पे अगर हम वोल्टेज ग्राफ ड्रा करते हैं, डेल्टा V एंड डेल्टा I। डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज, फ्लक्चुएटिंग नेचर है तो हम चेंज को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे डेल्टा V डेल्टा I। अब ये मान लीजिए कि जो आपका ये ग्राफ आ रहा है ये इस नेचर में आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हम एक ड्यूरेशन ले लेते हैं, एक ये ले लिया और एक ये ड्यूरेशन ले लिया। ये कहलाएगा आपका डेल्टा V, ये कहलाएगा डेल्टा I, ठीक है। तो ये जो आपने ग्राफ कैलकुलेट किया है, इस ग्राफ को VI रहने दीजिए, क्योंकि चेंज हम बाद में दिखा रहे हैं। ग्राफ आपका V और I के बीच में ही है। ये डेल्टा V हो गया, डेल्टा I हो गया, ठीक है। अब हमें R कैलकुलेट करना है, ठीक। R कैलकुलेट करेंगे तो हम जैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया था हमने डायरेक्ट I इक्वल टू V बाई आर, ठीक है। तो R के लिए हम यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं कि जो वोल्टेज और करंट का रेशियो होगा, यानी डेल्टा V अपॉन डेल्टा I,
ठीक है। ये क्या होगा, डेल्टा आर यानी एसी रेजिस्टेंस, एसी मतलब फ्लक्चुएटिंग इन नेचर, ठीक, चेंज, तो डेल्टा आर बराबर होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। ये कहलाता है एसी रेजिस्टेंस और ये कहलाता है डीसी रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको ध्यान से नोट कर लीजिए ग्राफ में, ठीक है। ये आपके दो टॉपिक कंप्लीट हुए, डायोड रेजिस्टेंस एंड डायोड कैपेसिटेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिससे हम कहते हैं, आपको एक हिंट दे देते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्रेकडाउन डायोड या जीनर डायोड। कहाँ यूज होता है, कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है, क्या एप्लीकेशंस हैं, सब कुछ आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो मिस मत करिएगा बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू।